कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं हौसला कोचिंग में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि बारी बारी से मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो मैं फिर अपने एक नए वीडियो में आया हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल, यानी संविधान के प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और इसकी वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर एक में नहीं होगा तो दूसरी भी क्लासेस की लगेगी। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको कुछ सवाल होमवर्क दिए थे और मैं यहाँ पे उसका तो विस्तार नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। तो मैं बस उनका आंसर दूंगा। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख। तो इसका उल्लेख 243 आर में है। और मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार, ये था। तो इसमें क्या होता है, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये है 4। और एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और तीसरा है क्वेश्चन हमारा, जो अन्नपूर्णा देवी कौन थी। तो मैंने आपको बताया क्योंकि यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय सुरभार वादक थी, जिनकी मृत्यु 2018 में हो जाती है, 91 वर्ष की उम्र में हो गया। हालांकि ये मेहर घराने से संबंध रखती थी। तो बस। और चौथा क्वेश्चन था हमारा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके विस्तार बात करूंगा। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे होगा कि इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ह्रास हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन भी निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग किया जाता है। लेकिन ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखना। पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी जुड़ता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है वहीं पे, और इलेक्ट्रॉन का भी ह्रास होता है, ठीक है। तो मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चलते हैं बिना देर किए अपने पॉइंट पे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, पॉइंट पे अपने आते हैं। तो मैंने अभी बताया कि हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उद्देशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझिए इस बात को, आखिर ये प्रस्तावना क्या है, ये उद्देशिका क्या है। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रस्तावना को पढ़ता है तो यूं समझ लीजिए ये सारे एक ढांचा है जो संविधान में लिखा गया है ना, उसका संक्षिप्त रूप में ये एक प्रकार का विवरण है, जहां इसी को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं। और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये प्रस्तावना अपना है, आप पढ़े भी होंगे, फिर मैं इसके बारी बारी से मैं जो लिख दिया हूँ। हालांकि दोस्तों मैं एक और बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे लिख कर इसलिए लाता हूँ ताकि जल्दी से आपका भी समय ज्यादा नष्ट ना हो, मेरा भी समय नष्ट ना हो, और मैं आपको जल्दी से समझा पाऊं। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे आकर लिखता तो थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए वीडियो लंबा भी ना हो और आपके पास चीजें अच्छे से पहुंच जाए। तो चलते हैं बिना देरी किए। तो ये प्रस्तावना क्या है, ये देखिए, पहले ये समझिए। तो प्रस्तावना का जो विचार था वो सबसे पहले कहां से आया था, तो अमेरिका से आया था। विचार अमेरिका से आया था, लेकिन की जो भाषा लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहला ही क्वेश्चन कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका, लेकिन उसकी भाषा कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको याद होगा कि जब संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और स्थायी रूप से जो अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद ने, तो उसके 2 दिन ही बाद यानी 13 दिसंबर को क्या हुआ कि संविधान सभा में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने ही इस प्रस्तावना को क्या किया, पारित किया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसे नेहरू द्वारा संविधान सभा में पारित कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ही बनेगा कि बताइए संविधान सभा में प्रस्तावना को कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। ऐसे याद रखिएगा। 11 दिसंबर को हुआ था जो स्थायी बैठक हुआ था, अध्यक्षता किसकी थी, राजेंद्र प्रसाद की। बस ठीक उसके 2 दिन बाद, ठीक है।
इस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो आपको डेट याद है, थोड़ा सा डेट याद करने में कठिन होता है बहुत लोगों को, लेकिन ऐसा आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो आपको याद होगा। फिर आप ध्यान दीजिएगा, इसे संविधान ने अपना लिया 22 जनवरी 1947। तो ये भी कितना बार डेट पूछा गया है कि संविधान सभा में संविधान के द्वारा अपनाया गया था प्रस्तावना को कब, 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्ताव पारित कब किया गया था, 13 दिसंबर को। बनाया कब गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये दो बातें हो गया। अब मैं अपने पॉइंट पे चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 को भारत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। ये तो प्रियम्बल है और इसके ही बारे में आपको जानना है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की जो पहला अक्षर है, यानी प्रस्तावना किससे स्टार्ट होता है, तो याद रखेंगे हम भारत के लोग से। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से इन सबको बताने की कोशिश करूँ, इस पर चर्चा करूंगा ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। चलिए आते हैं, हम भारत के लोग क्या है ये सब देखिए, यहाँ पे लिख दिए हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी के द्वारा किया गया। अर्थात जो भारत के संविधान के जो निर्माण हुआ है वो अपने देशवासी किए हैं, ना कि कोई गैर देश के लोग इसको किया हुआ है। इसलिए पहले ही हम इसमें डालते हैं हम भारत के लोग, यानी हमारे भारत के लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया है, ना कि किसी के द्वारा दूसरे विदेशी लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसलिए स्टार्ट होता है हम भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो दूसरी अगर बात पॉइंट करूं तो ये हम भारत के लोग हो गया, कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए समझिए, इसके अगर बात किया जाए तो प्रभुत्व संपन्न की अगर बात कर रहे हैं हम, दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पे लिखा है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न की अगर बात किया जाए तो देखिए प्रभुत्व संपन्न में क्या लिखा है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो हैं ये अपने ऊपर हम पूरे तरीके से आत्मनिर्भर हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हम जो भी निर्णय लेंगे वो सारे निर्णय अपने अनुसार ले सकते हैं, हमें कोई सिखा नहीं सकता, हमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। यानी हम पूरे रूप से संपन्न हैं अपने अधिकारों को जानने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए। तो यही बात लिखा गया यहाँ पे कि हम हर मामले में फैसला करने का अधिकार रखते हैं, इसमें कोई बाहरी शक्ति या कोई बाहरी लोगों को कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुत्व संपन्न के बाद एक वर्ड आता है समाजवादी। भी समाजवादी क्या है सब, यहाँ पे हमने लिखा है कि समाज में संपदा यानी जो भी संपत्तियां हैं, है ना, सामूहिक रूप से पैदा होती है समाज के अंदर, और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। यानी सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून को इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। यानी जो भी समाज के अंदर जो संपदा है, जो भी वस्तुएं हैं, उस पे सिर्फ एक आदमी का हक नहीं होगा, यहाँ पे सभी लोगों का समान अधिकार हो, समान रूप से उसका बंटवारा हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो। तो ये समाजवादी के अंदर आता है ऐसे शब्द को। ठीक है, हम बात करते हैं तो यही इसमें भी लिखा है कि जो भी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा जो है वो समान रूप से हो, ना किसी के साथ भेदभाव हो, चाहे जाति के आधार पे, चाहे लिंग के आधार, किसी भी आधार पे भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, सरकार जैसे सरकार के जो सरकारी जमीनें होती हैं या जो भी उद्योग धंधा हो सरकारी, ये जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब हो गया, चाहे जो भी है, सामाजिक स्तर पे समान रूप से सबको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान वही लिखा हुआ है कि उद्योग धंधे से जुड़े कायदे कानून को इस तरह बनाया जाए जिससे सामाजिक आर्थिक और असमानता जो ये है ना, नीचे तक बड़े छोटे का लिंग के आधार पर भेदभाव या कास्ट के आधार पर, उसमें समानता असमानता कम से कम हो, समानता ज्यादा से ज्यादा है। तो ये सामाजिक स्तर पर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो समाजवादी के बाद अगर देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष की अगर बात करें तो पंथ निरपेक्ष अगर बात किया जाए तो समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है, हम जानते हैं कि
ये धर्मनिरपेक्ष ही है और पंथ निरपेक्ष, जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। इससे पहले पीछे वाला वीडियो में हमने बताया था, और वहां पे भी दो बात बताया था कि इसके साथ दो वर्ड और जोड़े गए थे। तो याद रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब ये पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष इसको आप कह सकते हो। ये क्या है, सब समझिए इस बात को। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी क्या है, स्वतंत्रता है। यानी नागरिक, कोई भी नागरिक हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो हिंदू धर्म को ही अपनाए, मुस्लिम धर्म को ही अपनाए, यानी वो कोई भी धर्म को अपना सकता है। और इस देश का सबसे अच्छा खूबसूरती तो यही है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति रह के अपना धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकता है, अपने पर्व को मना सकता है ना। यह एक पंथ निरपेक्ष देश है, ना कि कोई खास करके कोई ज्यादा करके कोई धार्मिक चीजों को बताए। धार्मिक चीजों को कहने का मतलब यह है कि इस देश में जो भी धर्म है वो सबके लिए अपना अपना धर्म समान है। इस पे एक धर्म कोई दूसरे धर्म पे हावी नहीं हो सकता है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में जो भी प्रक्रियाएं हैं हम करेंगे, कोई अगर मुस्लिम है तो वो अपने अनुसार जो भी प्रक्रिया है वो करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू तो उसको मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम के जगह पर उसको बनाएंगे कि नहीं तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम हिंदू धर्म अपना लो, हिंदू बन जाओ, तुम हमारे तरीके से चलो, क्योंकि ज्यादा करके भारत में हिंदू है तो हिंदू का ज्यादा ये वर्चस्व होना चाहिए। ये खूबसूरती है। तो यहाँ तो पंथ निरपेक्ष जैसे वर्ड यूज किए गए प्रस्तावना में, या ये खुद कहता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा कोई नहीं कि किसी को ऊपर पाबंदी लगाया जा सकता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है ना। आधिकारिक तौर पे जो कानून के अंदर है, अब कानून के अंदर जाइएगा तो वहां पे ऐसा कोई चीजें नहीं है कि वो को कास्ट के नजरिए से देखते हुए आपके साथ न्याय नहीं करेगा। उसका एक ही, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है ना। वो सबके साथ सेम भाव से, सेम भाव प्रक्रिया से पेश आए, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हम लोग सभी सभी धर्मों को एक नजरिए से देखते हैं, और सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है, बस न्याय करना, सही आप कोई भी कास्ट को। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम इस देश में रहते हुए भी अपने धर्म को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है अपने देश की, ठीक है। तो ये पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे लोकतंत्रात्मक के ऊपर। ये लोकतंत्रात्मक क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप है ना, जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, अर्थात जनता के लिए, ये सब आप सुने होंगे, मैट्रिक में पढ़े होंगे, है ना, जनता द्वारा शासन होगा। ये अब्राहम लिंकन का ये मुख्य वाक्य है। उन्होंने कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन चुना गया। ये लोकतंत्र का खासियत है। ये कहने का मतलब है कि लोकतंत्र अगर देखा जाए तो इसमें खास करके, अब देखिए मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि राज करने के लिए दो प्रकार की बात कर सकते हैं। एक तो रचनात्मक हो जाएगा, एक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राजतंत्र में हम क्या जानते हैं कि जिस एक राजा के तौर पर एक प्रभारी रहते, यानी एक शासक रहते हैं, जहां पे राजा के द्वारा पूरे प्रजा पे शासन किया जाता है। वहां पे फिर उनके बेटे होंगे, पितृत्व चलता रहता है। लेकिन वही लोकतंत्र आप देखिएगा, आपके पास चुनाव, वोट देने का अधिकार होता है। आप खुद भेजते हो उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर। तो ये लोकतंत्र का खासियत है ना। ताकि यहाँ पे मेन जो है वो जनता ही है। इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के द्वारा, है ना, जनता के द्वारा चुनी गई शासन, है ना। तो ये है लोकतंत्र। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले में यहाँ पे लोकतंत्र के बाद गणराज्य बनाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं अभी इसके बाद गणराज्य की, तो गणराज्य यहाँ पे है, देखिए। अब इसके मैं चर्चा करूंगा, गणराज्य शब्द के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। गणराज्य का मतलब यहाँ पे क्या है कि शासन का जो प्रमुख है लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, न कि किसी वंश या
राज खानदान का। तो अभी मैं बताया ना, यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर मैं आपको बताया गणराज, और यही गणराज का तो मतलब ही होता है यहाँ पे। जैसे कि अभी भी ब्रिटेन में आप देखिएगा कि ब्रिटेन में जो शासन है, जो वहां पे राजा अभी है ना, चार्ल्स तृतीय है वहां पे, प्रथम चार्ल्स। इससे पहले आप देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है तो वहां पे ब्रिटेन की महारानी थी, कौन, एलिजाबेथ प्रथम थी। तो ये राजा महाराजा के पद जो पहले से आता रहा है, यहीं पे ब्रिटेन में देख रहे हैं। तो ये राष्ट्रात्मक रूप से शासन को चलाया जा रहा है। वहीं पे आप अमेरिका में देखिएगा तो वहां पे राष्ट्राध्यक्ष है, जहां राष्ट्रपति, जहां चुनाव किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वहां पे अलग ही है। दो बातों की मैं बात यहाँ पे चर्चा करूं तो वही प्रकार के गणतंत्र में क्या होता है कि हम खुद अपने द्वारा चुनते हैं सरकार को, ना कि यहाँ पे कोई राजा का पैतृक बेटा या बेटी जो पहले से इतिहास पढ़े हुए तो वहां से आता है कि राज करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यही तो गणराज है, इसी को तो हम गणराज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि शासन के प्रमुख लोगों द्वारा चुना होना चाहिए, है ना। व्यक्ति यही होगा जो प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा, ठीक है, और सभी का वो कार्य करेगा, ना कि किसी वंश या राजखानदान का। तो ये है गणतंत्र यानी गणराज्य, समझ गए। बात करते हैं गणराज के बाद, ये गणराज हो चुका है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा न्याय की बात करूंगा। तो मैं न्याय की अगर बात करूं, यहाँ पे है न्याय। अगर न्याय की बात करूं तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि समस्त नागरिक को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक न्याय स्तर पे, तीन स्तरों पर उसके साथ न्याय होना चाहिए। कितने स्तर पर न्याय, अगर आपसे कोई पूछे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की विवेचना किया गया है, बताइएगा तीन। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पे और राजनैतिक स्तर पर। अब मैं सामाजिक स्तर पर बात करूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए समाज में कोई वस्तु आया है, पूरे व्यक्ति के लिए आया है, तो वहां पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी को दे दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, है ना। कोई अपना है तो उससे ज्यादा दे दिया गया। सामाजिक स्तर पर बात है कि उस वस्तु का जो भोग हो वो सभी को समान रूप से किया जाए, ना कि किसी खास तबके के लिए वो कार्य दिया जाए। तो यहाँ पे सामाजिक स्तर का न्याय का मतलब यह है कि मान लीजिए आप गए तो जो न्याय मिलना चाहिए वो समाज स्तर पे एकदम समान रूप से मिलना चाहिए, जो सबके लिए लागू है नियम, ना कि आप ही के लिए कोई नियम वो लागू हो जाता है। वहीं पे अगर मैं आर्थिक स्तर पे बात करूं, यहाँ पे आर्थिक स्तर पे बात करूं तो कोई भी वस्तु हो जो सभी के लिए मुहैया कराया जा रहा है ना, तो वो सबके लिए हो, ना कि सिर्फ किसी कुछ खास लोग को मिल जाता है वो वस्तु और आपको नहीं मिला। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी आपको न्याय इस प्रकार से आपको मिलता है कि वो उसमें सभी रूप से समान रूप से बंटवारा किया जाए, ठीक है ना। राजनीतिक रूप से बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए आप चुनाव की अगर बात करते हो, कोई भी व्यक्ति, है ना, भाग चुनाव में जो योग्यता रखता है वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई खास व्यक्ति है या कोई सिर्फ वो भारत का नागरिक है तो चुनाव लड़ सकता है, मतलब उस योग्यता को, जो चुनाव की प्रक्रिया उसको पूरा करता है तो वो कर सकता है ना। राष्ट्रीय स्तर पे वो भाग ले सकता है, शासन में भाग ले सकता है, कोई भी व्यक्ति आम आदमी भाग ले सकता है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरा था। तो आर्थिक न्याय की बात हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय की बात हो, चाहे या सामाजिक स्तर पर न्याय की बात हो, तो हर जगह तीनों स्तरों पे समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, यही तो प्रस्तावना कह रहा है हमसे। अगर मैं बात करूं आज, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो हमने पढ़ा हम भारत के लोग, उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे हम पढ़ लिए, ठीक है। हमने न्याय भी पढ़ा, हमने जाना कि न्याय जो है वो तीन प्रकार के मिलेगा आपको प्रस्तावना में। तो मैं इसकी भी चर्चा कर लिया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्वतंत्रता की भी हमने चर्चा किया। तो अब आपसे अगर पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 5 प्रकार का स्वतंत्रता की बात की गया। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास और चौथा धर्म और पांचवा उपासना। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो मैं स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब क्या इसमें बचता है, तो अब बात करते हैं समता के बारे में। क्या है, तो हमारे संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो समता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है समता के बारे में। इसका मतलब ये है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि समता का मतलब ये है कि जो भी नियम कानून है उनके समक्ष सभी लोग क्या है, समान है।
इनके साथ ना लिंग के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, ना जाति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, ना कोई धर्म को लेकर भेदभाव होना चाहिए, यानी समान प्रक्रिया से न्याय मिलना चाहिए। तो ये है समता। यही कह रहा है, हालांकि जो पहले से जो कुरीतियां चलती आ रही है उसको ज्यादा मायने में क्या करना है, कम करना है, तभी जाके समता का बात बनेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। और जो भी लोग पहले से जो कुरीतियां चलती आ रही है उसमें असमानता जो है उस असमानता को दूर करना होगा और समान पैटर्न पे लाना होगा, है ना। यही सरकार हर जो है, सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई लड़का कांस्टेबल है और कोई लड़की कांस्टेबल है। अगर मैं देखूं दोनों तो एक ही प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं, दोनों एक ही पद पे काम कर रहे हैं, तो उनके सैलरी में जैसे अंतर आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए, सेम सैलरी होना चाहिए। जो पुरुष को सुविधाएं मिलता है सेम, वैसे स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की समता की बात किया जा रहा है। तो ऐसे मतलब ये समता होता है। तो समता से हमने क्या समझा कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। यही लिखा हुआ है आपने प्रस्तावना में। ठीक है, अब एक लास्ट क्या बचा है, समता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। अब आइए थोड़ा सा बंधुता के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है एक विभिन्न, यहाँ पे भौतिक भौतिक लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना, लेकिन फिर भी विभिन्नता में भी एकता हम रखते हैं। हमारी लैंग्वेज चाहे अलग हो लेकिन हम प्यार बांटते हैं। और यही मूल कर्तव्य में भी लिखा गया है। मूल कर्तव्य जब 51 के ई आप पढ़िएगा तो उसमें भाईचारे की बात किया गया है। तो यहाँ पे भाईचारे यानी बंधुता, यानी हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक क्या हो, परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना समझे, है ना, या माने। तो ये है आपका बंधुता। तो मैंने क्या क्या समझा दिया, समता भी समझा दिया, बंधुता भी समझा दिया। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के ऊपर और कुछ कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रस्तावना को लेकर बहुत लोगों ने क्या क्या कहा है, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है या संविधान की इसे कुंजी भी कहा जाता है। तो बहुत लोग अलग अलग प्रकार से अपने बारे में अपना विचार रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, किसने क्या कहा थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जैसे आपको पता हुआ कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, लेकिन इसको किसने कहा है तो आपको ध्यान रखना है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव नाम के जो पंडित ठाकुरदास भार्गव थे, उन्होंने ही संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। जैसे बॉडी के अंदर एक सोल का काम होता है, वैसे ही ये संविधान का क्या है, आत्मा है। इसके अलावा फिर संविधान की कुंजी, जैसे कि मान लीजिए कि ताले में आप चाबी डालिए तो ताला खुल जाता है, उसी प्रकार से आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो समझ में ये आता है कि हमें हमारा जो संविधान है वो कैसा बना है। इस प्रकार से इसको संविधान का कुंजी कह के संबोधित किया गया प्रस्तावना को। लेकिन ये संविधान के कुंजी यानी की नोट किसने कहा, तो हमारे अंद्रेश बेकर भाई साहब जो थे, इन्होंने कहा संविधान का मुख्य नोट या की नोट कहा, यानी संविधान की कुंजी की अगर बात करें तो। इसके अलावा भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये शब्द कहकर किसने संबोधित किया है, तो के एम मुंशी, है ना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, है ना। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय प्रस्तावना को किसने कहा है भारतीय संविधान की क्या राजनीतिक कुंडली, तो आप आंसर क्या दोगे, के एम मुंशी। इसके अलावा और क्या है, तो और यहाँ पे लिखा गया है कि संविधान का परिचय पत्र, यानी हमारे जो प्रस्तावना है संविधान का एक परिचय पत्र है। अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो फुल डिटेल संक्षिप्त रूप में हमें पता चल जाता है कि संविधान में हमारा क्या क्या है। तो इसे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो आपको ध्यान रखने वाला है एन ए पालकी वाला। एन ए पालकी वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र या पहचान पत्र के नाम से संबोधित किया। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी हम कई अरसों से ये सोच रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा कानून का दस्तावेज हो जो हमारे जो भी लोग हैं उनको सभी अधिकार मिले, सभी नियम कानून को सही तरीके से सब पे लागू हो और
सभी लोग अच्छे से जिए, तो एक ऐसा दस्तावेज बने, तो वही कहे कि बहुत लंबे अरसे के बाद हमारा ये संविधान के रूप में प्रस्तुत हुआ, जो हमारे देश को चलाने के लिए एक अच्छा सुडौल काम करेगा। तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसने कहा था? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये कुल कुछ प्रस्तावना से संबंधित किसने क्या कहा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं यहाँ पे। तो पहला थे संविधान की स्थापना किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। दूसरा, संविधान का मुख्य नोट यानी संविधान की कुंजी किसने कहा? तो अर्नेस्ट बेकर, ठीक है, बारकर। इसके बाद भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो संबोधित किया कहकर के.एम. मुंशी ने कहा। इसके अलावा संविधान का परिचय पत्र किसने कहकर संबोधित किया था? तो आपको ध्यान रखना है, एन.ए. पालकीवाला। इसके अलावा क्या था? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इस पे इफेक्ट बात करूंगा, थोड़ा सा कुछ केस है, कुछ वाद है जो इससे संबंधित है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। जैसे कि एक है बेरुबारी संघवाद 1960 के केस। इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी यहाँ पे साफ इनकार कर दिया जाता है कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। किस केस में कहा गया, किस वाद में कहा गया? तो आपको ध्यान रखना है, बेरुबारी संघवाद जो 1960 में लाया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बेरुबारी संघवाद 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा? कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जब संविधान का भाग नहीं है तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह किस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वो है बेरुबारी संघवाद 1960। लेकिन फिर कुछ सालों बाद अगर देखा जाए तो 13 साल की बात, 12 साल पीरियड में 1973 में एक और वाद आता है जिसको आप पढ़े होंगे, केशवानंद भारती बना केस। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अब देखिए क्या अंतर है। बेरुबारी संघवाद में कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान के भाग नहीं है, और यहीं पे आपको कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केस में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? भाग है। और इसमें आप, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि इसके मूल ढांचा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है वाद में 1973 में। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा इसके बारे में कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? अंग है, ठीक है, लेकिन इसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किस वाद में ये कहा गया है? तो याद रखेंगे केशवानंद भारती केस वाद 1973 की है ये, ठीक है। कई बार तो ये सन भी पूछ दिया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको, आप पढ़े हुए तो आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक लघु संविधान की अगर बात करें तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या पुकारते हैं। जब हम एक अलग से सिर्फ चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ जितने भी संविधान के संशोधन हुए हैं वो सारे मेन फैक्ट्स लेकर आएंगे और आपको एक अलग सिर्फ संशोधन का वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको बढ़िया से विस्तार से बताएंगे इसमें क्या क्या चेंजेस है और किसके क्या क्या हुआ। अभी के लिए आप जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि मात्र अभी एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ही है ना समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया है। तो किस अनुच्छेद के किस संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 42वें 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। इसलिए हम कहेंगे कि मात्र हुआ है एक बार संशोधन अपने संविधान के प्रस्तावना हुआ। तो ये था संविधान से संबंधित प्रस्तावना, और मुझे लगता है कि मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा पा रहा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बाकी सब वीडियो डाल दिए हैं, जाइए हमारे हौसला कोचिंग 11 पे देखिए और मजा लीजिए। और मैं आपको एक चीज तो बता ही सकता हूं कि हमारे पास आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा और आप अच्छे से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दिन बीच करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूं या लगातार करूं, है ना। मैं कोशिश जितना मुझे समय मिलेगा मैं आपको दूंगा।
और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर कोई क्वेरी रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए। तो मैंने थोड़ा सा ये मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं शुरू में कहा था कि मैं एक इसका दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरा कर दिया एक ही वीडियो में, तो अब दूसरा वीडियो नहीं आएगा इसका। तो मिलते हैं फिर अगले। अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद एक अच्छा पढ़ेंगे सिलेबस को, या तो मौलिक अधिकार हो सकता है, चाहे कोई और विषय हो सकता है, लेकिन लेकर आते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।